हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? चलिए ठीक है। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये आपको बताया था कि हम लोग एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जो आर.एस. शर्मा ने लिखी है। सो टुडे ऑनवर्ड्स, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that mostly the students who are not able to understand the history topics, they will understand. Thank you. So let's start. तो चैप्टर वन हमारे पास है। यहाँ पे स्टार्टिंग में है इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। देखिए, अभी जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी वो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ले सकते हो, उसे आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हो, बट मैक्सिमम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ही मैं करवाऊंगी। किसको सब्जेक्टिव के लिए पूछना है तो फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आप लोगों को वैसा मटेरियल भी मिल जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मींस फ्रॉम द स्टार्टिंग of the human beings, like when they lived in the forest, in the caves, and उनकी जो लाइफ थी वो क्या था, पूरा जंगल के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर बेस्ड थी। केव्स में रहते थे एंड स्टोन एज हम कहते हैं। जिसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजंस। ठीक है, कौन कौन से रीजंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमें क्या बताती है, when and where people developed the earliest culture in the country। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं सो दैट हमें पता लग सके कि जो अर्लीस्ट कल्चर थे, ठीक है, लोग जो हैं वो कब ये कल्चर कब डेवलप हुए, और यहाँ पर जो जितने चेंजेस हैं वो कब हुए। इट इंडिकेट्स हाउ they started agriculture, which made life secure and settled. It shows how the ancient Indians discovered and utilized natural resources। कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को इन्होंने यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, कैसे व्हील की इन्वेंशन की, कैसे फायर की इन्वेंशन की। तो ये सारी चीजें हमें इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से पूरा जो एवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ से हमें और क्या पता लगता है? हमें फार्मिंग के बारे में पता लगता है, स्पिनिंग, वीविंग एंड मेटलवर्किंग। देखिए, फार्मिंग एग्रीकल्चर करना है ना। स्पिनिंग का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कॉटन है, कॉटन जो हमारे पास बॉल होती है वहां से धागा बनाना, और उसके बाद फिर उससे कपड़ा बुनना एंड मेटल का काम जो है वो स्टार्ट हुआ थी। ये सारी चीजें हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से हमें पता लगती हैं। हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है कि वहां पे विलेजेस थे, सिटीज में थे, या फाइनली लार्ज किंगडम्स थी, तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड। ठीक है, अब सिविलाइज्ड पर्सन कौन से होते हैं? हम जैसे अपना बोलते हैं कि हम सिविलाइज्ड हैं, वी नो द एटिकेट्स एंड द मैनर्स, बट द पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज्ड अनलेस दे नो राइटिंग। देखिए, अब अगर हम बात करें कि जिस पर्सन को लिखना नहीं आता है, मुझे बोलते हैं ये अनसिविलाइज्ड है, इसे लिखना पढ़ना नहीं आता, ये जो सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी है उसमें नहीं रह सकता है। ठीक है, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ राइटिंग प्रिवेलेंट इन इंडिया टुडे ऑल डिराइव फ्रॉम द एंशिएंट स्क्रिप्ट। ठीक है, आज आप देखो दुनिया में कितने तरह की लैंग्वेजेस मिलती हैं। दूर की बात तो छोड़ो, आप अपने इंडिया की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर अगर शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं विच आर इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट हमारे पास इसके बिना 1700 लोकल लैंग्वेजेस भी इंडिया में मिलती हैं। तो आप खुद देखो कि हर जो है कुछ किलोमीटर के बाद लोगों की जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स है, उनको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, मेथड चेंज हो जाता है। तो जितना कुछ भी आज हमारे पास है, मॉडर्न लैंग्वेजेस यूज करते हैं, आज दैट इज English, either that is Spanish, either that is Hindi or Punjabi or Assamese, any language। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है, ये सारी हमें एंशियंट स्क्रिप्ट में से ही, वहां से ही ये स्टार्ट हुई हैं, जो हमें एंशियंट, जो हमें पुराने ग्रंथ हमें मिलते हैं। ये भी ट्रू है कि हमारे पास लैंग्वेजेस जो है दैट वी स्पीक टुडे, द लैंग्वेजेस वी यूज हैव द रूट्स इन एंशिएंट टाइम्स एंड हैव डेवलप्ड थ्रू द एजेस। ठीक है, जो आज हम लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ही डेवलप की है, नहीं, ये पहले से ही डेवलप हुई हैं, और डेवलप होते होते जो है हमारे तक पहुंची हैं, और इसमें हमने मॉडर्न जो चेंजेस हैं वो किए हैं। अंडरस्टूड?
सो इसलिए हमें एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है कि क्या क्या हमें वहाँ से मिला है और हमने क्या बनाया है। आज हम बोलते हैं कि हम बहुत सिविलाइज्ड हैं, हम ये ऐसा किया, हमने वैसा किया, पर ना आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखें, अगर एक चीज़ ध्यान से देखिए तो आज जितना भी हम बोलते हैं ना, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्कोलॉजिकल सर्वे हुए थे तो सारा जो मतलब सिटीज, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग हमें मिला है, जो आज भी मतलब हम अगर शहरों में रहते हैं तो आज भी इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारी ओपन ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, ओपन जो है हमारी गटर्स, जो नालियाँ वगैरह होती हैं, बट वो हमसे ज़्यादा समझदार थे, तो इसीलिए हमने उनसे ये सारी चीज़ें सीखी हैं, टाइम बाय टाइम हमारे तक पहुंची हैं। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग। क्यों इंटरेस्टिंग है भैया आपको? बिकॉज ये क्या है, प्रूव्ड अ क्रूशिबल ऑफ न्यूमरस रेसेस, प्री आर्यंस, इंडो आर्यंस, ग्रीक, सिंथेसिस, ह्यून एंड टर्क, ठीक है, ये इंडिया में आए। अब देखो, इंडिया एंशियंट टाइम से ही इन्वेडर्स का घर रहा है। इन्वेडर्स, अब देखो इन्वेडर्स कहाँ से आते थे? लैंड रूट से आते थे, ठीक है। अगर आप लोग जो है हम देखें तो इंडिया का अगर हम मैप बनाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था, यहाँ पे अब जो हमारा पाकिस्तान है, तो पहले तो नहीं होता था। तो यहाँ से फिर अफगानिस्तान से आने वाले जितने भी इन्वेडर थे, उनके लिए जो सबसे पहला जो रास्ता होता था वो यहाँ आते थे, और यहाँ से इंडिया से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से अंदर आकर इंडिया में क्या करते थे, अपना लूट मार करते थे, ठीक है, यानी कि लूटना और चोरी, मतलब लूट पाट करनी, जितना भी पैसा है वो लेके फिर चले जाना। तो इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स जो है वो आते रहे हैं, तो इंडिया घर रही है अलग अलग इन्वेडर्स का। तो ये हमें कहाँ से पता लगता है? ये हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने से ही पता लगता है। Each ethnic group contributed its might to the making of Indian culture. कोई भी यहाँ पे आया, उन्होंने इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। इंडो आर्यंस आए, ग्रीक आए हैं, प्री आर्यंस आए हैं, हून आए, तुर्क्स आए हैं, जो भी आए उन्होंने इंडिया के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया। ऑल दीज पीपल मिक्सड अप सो इंटरेस्टेड inextricably with one another that at present none of them can be identified in their original form. इतने अच्छे तरीके से हमारे कल्चर में ये लोग मिक्स हो गए हैं कि आज हम अगर इनको अलग करना चाहें कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। तो इसीलिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इन चीज़ों को समझना, डीपली उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, इसलिए हम इनको पढ़ते हैं। सो इंडिया हैज सिंस एंशिएंट टाइम्स बीन द लैंड ऑफ सेवरल रिलीजन्स का इंडिया क्या है? लैंड रहा है। आपको पता है कि हमारा जो सबसे पहले इंडिया में जो रिलीजन था दैट वाज हिंदुज्म, ठीक है, यहाँ पे हिंदुज्म ही था। देन मुस्लिम इन्वेडर्स आए तो इस्लाम आया। देन हमारे पास जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए, ब्रिटिशर्स आए, पोर्चुगीज आए, तो देन हमारे पास क्रिश्चियनिटी आई, ठीक है। तो उसके बाद अलग अलग जो रिलीजन्स हैं वो भी अकर हुए इंडिया में। तो एंशियंट इंडिया में हमें हिंदुज्म, हम जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हम अलग अलग कल्चर्स, उनके रिलीजियस, हमारी रिलीजन्स के साथ इंटरलिंकिंग जो है उसको हम स्टडी करेंगे, किस तरीके से जो है लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, डिफरेंट रिलीजन्स को जो है वो प्रीच करते थे। अब उनके सोशल कस्टम्स जो हैं, कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ, मतलब आज अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बुद्धिज्म कहाँ कहाँ फैला हुआ है, अगर बुद्धिज्म को डीपली जानना है, बुद्धिज्म स्टार्ट किसने किया, किस तरीके से जो है हमारे पास गौतम बुद्धा की लाइफ थी, तो उन वो सारी चीज़ें हमने स्टडी को एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के बाद ही मिलती है। आगे देखें हम तो एंशिएंट स्ट्रोव फॉर यूनिटी द अपॉन द अपॉन दिस वाज सबकॉन्टिनेंट एज वन नेम भारतवर्ष, ठीक है। तो ये जो हम इंडिया की बात करते हैं, ये सबकॉन्टिनेंट कभी भारतवर्ष कहलाता था। अब हम इंडिया बोलते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने जो नाम दिया है, कहीं हमारे पास जो लोगों के नाम भी हैं कि इनको, इस एरिया को जो है वो इंडो भी कहते थे, ठीक है, अलग अलग नाम हमारे जो हैं इंडिया के थे। सबसे पहले कहते हैं इंडिया का नाम जो फेमस था दैट वाज भारतवर्षा, द लैंड ऑफ विच वाज गिवन टू द होल कंट्री आफ्टर ऑफ एन एशियन ट्राइब कॉल्ड भारत। पीपल वर कॉल्ड एट भारत दशांतरी, और हमारे पास जो है भारता, जो है अवर एंशियंट पोइट्स हैं,
उनके नाम के ऊपर जो भी हमारे पास आते हैं। तो एंशिएंट पोइट एंड राइटर्स जो है उन्होंने कंट्री को देखा। तो पहले कहते हैं कि भारत एक राजा होता था, तो राजे के नाम के ऊपर जो है भारतवर्ष नाम रखा गया। अब जो वहाँ की उस टाइम के पोइट्स हैं, एंशिएंट पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, वो बात करते हैं किस चीज़ की, दे स्पोक ऑफ द लैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम ऑलवेज टू द सी टू द प्रॉपर डोमेन यूनिवर्सल मोनार्क। मतलब क्या बात करते हैं कि जो उस टाइम की हिस्ट्री हमें मिलती है वो हिस्ट्री क्या है वहाँ, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे मोनार्क जो है वो रूल करते थे, और काफ़ी मतलब सी एरिया, समंदर का एरिया जो आसपास सराउंडेड था। किंग्स हु ट्राइड अकम्प्लिश देयर अथॉरिटी फ्रॉम द हिमालय to Cape Comorin, ठीक है, from the valley of Brahmaputra in the east to the land of the Indus in the west, were universally practiced were called the चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती आपने नाम सुना होगा, चक्रवर्ती राजा। तो चक्रवर्ती का मतलब जो कि चारों साइड के ऊपर अपना रूल कर रहे थे, दे वर नोन एज चक्रवर्ती। तो अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें डायरेक्शन टाइप में बताऊं तो देखिए, यहाँ पे हिमालय आ जाता है हमारे पास, तो हिमालय में अथॉरिटी, यहाँ पे हमारे पास ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, तो यहाँ पे अथॉरिटी केप केप कॉमिरन यानी कि कन्याकुमारी, यहाँ पे अथॉरिटी, और इस साइड में जो है आपके पास अरावली रेंज है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पर अथॉरिटी। तो इतने सारे एरिया के ऊपर अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो दैट इज नोन एज चक्रवर्ती। उसे क्या कहा जाएगा, उसे चक्रवर्ती कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी डीपली हमारे पास क्या समझ के आया जो हमें याद करना है मेन पॉइंट्स। एक तो भारत का नाम फर्स्टली जो है इट्स नोन एज भारतवर्षा, एंड जो किंग्स थे, जो राजा थे, ठीक है, एंशियंट टाइम में, दे वर नोन एज चक्रवर्ती। So this kind of unity attached at least twice in the नेक्स्ट सेंचुरी बीसी अशोका एक्सटेंडेड हिज एम्पायर। ठीक है, अगर हम अशोका का टाइम पढ़ते हैं तो अशोका के टाइम के ऊपर अशोका ने अपनी काफी जो अंपायर है उसको एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो इन द फोर्थ अगेन इन द फोर्थ सेंचुरी एडी जो हमारे पास अलग अलग और आर्मीज हैं, उन्होंने भी अलग अलग और हमारे पास आ रहे हैं, रूलर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, विक्ट्रीज की। तमिल एरियाज हैं उनको उन्होंने ऑक्यूपाई किया। चालुक्य हो गए हमारे पास, पुलकेशन हो गए, हर्षवर्धन हो गया। ठीक है, वाज कॉल्ड द किंग ऑफ द होल नॉर्थ इंडिया इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन, एंड कंट्री एज्यूम्ड मोर और लेस द वर्थ। सो काफी हमारे पास जो रूलर्स हैं इनके बारे में डीपली हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं। So idea that India constituted one single geographical unit persisted in the minds of the conquerors and the culture leaders। ठीक है, अब ये कि इंडिया जो है एक सिंगल जोग्राफिकल यूनिट है, तो जो कॉन्क्यूरर्स थे, कॉन्क्यूरर्स जो जिन्होंने इंडिया को जीता था, कल्चरल जो लीडर्स थे, उनके माइंड में ये बात थी। द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेनर्स, कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी इंडिया की यूनिटी को देखा था कि इंडिया में यूनिटी है। They first came into contact with the people living in the Sindhu or the Indus, and so they named the whole country after this river। देखो, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में जब आए तो नॉर्थ वेस्ट में जो मेन रिवर यहाँ पे फ्लो करती थी दैट वाज इंडस। अब इंडस रिवर जो है, अगर हम थोड़ा सा जोग्राफिकल पार्ट देखें तो इंडस हमारे पास तिब्बत रीजन से इमर्ज होती है, तो इंडस सिंगी खम्बात के एरिया से निकलेगी, देन ये इंडिया में जम्मू के एरिया से जो है वो एंटर होती है, यहाँ पर अपना गॉर्ज बनाती है, एंटर होती है, एंड आफ्टर दैट ये क्या होता है, जम्मू में अलग अलग ट्रिब्यूटरी से नुब्रा, श्योक, हुंजा, ठीक है, उसके बाद सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, ठीक है, झेलम, इनके साथ मर्ज होकर ये मिठानकोट से पाकिस्तान में मर्ज होती है। अब पाकिस्तान में वो फ्लो करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ, ये बाय कराची बॉर्डर ये पहुंच जाती है, फिर इन अपना ये एस्टुरी बनाती है और अरेबियन सी में पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास क्या देखने को आया कि जो इन्वेडर्स आ रहे थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि इंडस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पे इंडस को सिंधु कहा जाता था, आपने शायद सप्त सिंधु का नाम भी सुना होगा, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। सो सो दे नेम द होल कंट्री, इसलिए उन्होंने इंडस के नाम के ऊपर पूरी जो कंट्री थी उसका नाम क्या रख दिया, हिंद रख दिया।
ठीक है, जो संस्कृत वर्ड से आया हुआ है, टर्म सिंधु से हिंद बना दिया उन्होंने। और जब ग्रीक यहाँ पे आए तो उन्होंने इसका नाम रखा इंडिया। तो आज अगर हम इंडिया बोलते हैं तो ये ब्रिटिशर्स का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक्स का दिया हुआ वर्ड है। एंड हिंद जो है वो पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है। जब मुस्लिम्स आए थे यहाँ पर तो उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज को यूज किया था, तो दैट इज नोन एज हिंद। तो हिंद से क्या बना हमारा हिंदुस्तान। एंड अरेबिक लैंग्वेजेस में भी इंडिया का जो नाम है वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इंडिया के क्या क्या नाम थे। इंडिया का नाम था भारतवर्षा, और इंडिया का नाम हमारे पास जो है वो सिंधु, जो सप्त सिंधु है वो भी कहा जाता था, हिंद भी कहा जाता था। और जो पर्शियन है उन्होंने हिंद कहा, ग्रीक्स जो हैं उन्होंने इसको नाम दिया इंडिया। सो वी फाइंड कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स फॉर द लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है क्या, लैंग्वेज रिलेटेड एंड कल्चर यूनिटी ऑफ द कंट्री इन द थर्ड सेंचुरी BC. It's very very important. Third century BC, Prakrit served as the lingua franca of the country. अब प्राकृत हमारे पास जो है ये एंशियंट एक लैंग्वेज थी, ठीक है, प्राकृत होगी, पाली होगी, ये एंशियंट लैंग्वेजेस थी हमारे पास। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो है कहते लैंग्वेज थी थर्ड सेंचुरी BC में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थ्रू आउट द मेजर पोर्शन ऑफ इंडिया अशोका's inscriptions were written in प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। तो अशोका के जितनी भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी हमें कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगी, प्राकृत लैंग्वेज में। तो ये भी आपको कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि in which language did we get the inscriptions of Ashoka. So later Sanskrit acquired the same position and served as a state language in remotest part of the country. Remotest part का मतलब होता है बेटा दूर दूर के एरियाज में। तो पहले अगर थर्ड सेंचुरी में हम बात करें तो थर्ड सेंचुरी में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, थर्ड सेंचुरी में हमारे पास प्राकृत एंड पाली थी। उसके बाद फिर ये जगह किसने ले ली, ये जगह ले ली फिर संस्कृत में, संस्कृत ने फिर ये जगह ले ली, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट जो है द प्रोसेस बिकेम प्रोमिनेंट इन द गुप्ता पीरियड इन द फोर्थ सेंचुरी AD। तो यहाँ पे ये आपने प्रोसेस याद रखना है। आप जो मैं आपको पढ़ाती हूँ आप एक नोटबुक लगा के इसको साइड में अपने नोट्स बना लीजिए, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू लर्न, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका जो मतलब है ये क्या है, देखिए थर्ड सेंचुरी में प्राकृत थी, उसके बाद फोर्थ सेंचुरी में कौन सा आया हमारे पास, गुप्ता पीरियड में संस्कृत चली। आल्दो पॉलिटिकली कंट्री जो है वो बहुत सारी स्मॉल स्टेट्स में बटी हुई थी पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं दे वर रिटन इन संस्कृत, ठीक है। तो याद रखिएगा गुप्ता पीरियड के ऊपर हमारी कौन सी लैंग्वेज थी, तो गुप्ता पीरियड के ऊपर हमारे पास कौन सी लैंग्वेज थी, गुप्ता पीरियड के ऊपर हमारे पास थी संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। ये इतना आप लोगों को समझ आ गया। तो लास्ट वाला पैरा जो है बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, इसको मैं एक बार फिर आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट है उसको हमें साथ साथ में करना है। तो अगर मैं आपको अभी स्टार्ट में बताऊं तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या सबसे पहले जो थर्ड सेंचुरी BC थी वो सबसे मेन लैंग्वेज जो थी दैट वाज प्राकृत, ओके। तो प्राकृत जो है वो लिंगुआ फ्रैंका का मतलब मेन लैंग्वेज के रूप में वर्क कर रही थी। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें इस लैंग्वेज में मिलती है। संस्कृत लैंग्वेज आई फिर हमारे पास गुप्ता पीरियड में। तो गुप्ता लिटरेचर जो फोर्थ सेंचुरी का है उसमें सारा हमारे पास लिटरेचर कौन सी लैंग्वेज में मिल रहा है, संस्कृत में मिल रहा है, ठीक है। सो पॉइंट ये आप सब नोट डाउन कर लीजिए। अनदर नोटेबल फैक्ट जो एंशियंट एपिक्स में है, रामायण महाभारत, आपको पता है रामायण एंड महाभारत है। तो ये भी लोग काफी जो है वो झील झील मतलब काफी खुशी से काफी डिवोशन से पढ़ा जाता था। एंड डिवोशन इन द लैंड ऑफ तमिल्स एज इन द इंटेलेक्चुअल सर्कल्स ऑफ बनारस एंड तक्षशिला।
ठीक है, तो बनारस एंड तक्षशिला में भी हमें रामायण और महाभारत के डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, तमिल लैंग्वेज में भी मिलते हैं। So originally composed in Sanskrit, these epics came to present in different local languages. देखिए, जो रामायण थे, महाभारत थे हमारे पास, रामायण महाभारत एपिक जो है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। तो ये दोनों जो महाकाव्य हैं, ये पहले संस्कृत में लिखे गए थे ना, आफ्टर दैट दे वर कन्वर्टेड इनटू different languages according to the different areas. सो हमारे पास नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री डिजर्व्स अवर अटेंशन, बिकॉज यहाँ पे हमें काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। नॉर्थ इंडिया में वर्ण कास्ट सिस्टम के बारे में अभी हम जो नेक्स्ट के चैप्टर्स पढ़ेंगे, फॉरनर्स आए यहाँ पे, मुस्लिम्स आए, क्रिश्चियंस आए, और इन्होंने इंडिया में इम्पॉर्टेंटली रोल प्ले किया इंडिया के कल्चर को इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो होप सो कि आपको आज का जो फर्स्ट लेक्चर है द इम्पोर्टेंस ऑफ द एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, ये पसंद आया होगा, लाइक आया होगा। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट लिखिए कि क्यों पसंद नहीं आया। आई ट्राई टू इम्प्रूव एंड इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जो आपने नोट्स बनाए होंगे इन नोट्स को आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो देन इट विल बी इजी फॉर यू पीपल टू लर्न फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। एक छोटा सा जो है आप लोगों को चीज़ बोलना चाहूँगी, एक बात बोलना चाहूँगी कि आप कुछ भी लर्न करते हो उसको लिख लिया कीजिए, लिखने के बाद उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लिया कीजिए। वीक में अगर आप रिवाइज कर लेंगे देन हिस्ट्री विल बी इजी टू लर्न। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगला वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और उसमें हम फर्दर चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।